पैंडेमिक के दौरान जब दुनिया भर के बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे और ग्लोबल इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही थी, तो ऐसे टाइम पर इंडिया की पीवीसी और स्टील इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही थी जितनी कि पहले कभी भी नहीं हुई थी। और इस ग्रोथ के पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि ग्लोबल सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हो चुकी थी, इंडिया के इंपोर्ट्स कम हो चुके थे और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। इंडिया में हॉट रोल्ड स्टील कोयल का प्राइस 67,000 रुपीज़ पर टन तक पहुंच चुका था और सस्पेंशन पीवीसी का प्राइस 1,85,000 रुपीज़ पर टन तक पहुंच चुका था। इस ग्रोथ पीरियड के दौरान इंडिया के जो बड़े पीवीसी और स्टील इंडस्ट्री के प्लेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे थे, लेकिन इनका जो ये अच्छा टाइम चल रहा था ये बस कुछ सालों के लिए चला, क्योंकि उसके बाद फिर स्टार्टिंग हुई चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी की, यानी कि किसी देश की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को उनके असली प्राइस से भी कम प्राइस पर बेचकर वहां की मार्केट को कैप्चर कर लेना। 2022 में चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ की जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। और फिर जैसे ही ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने लगी तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को अग्रेसिवली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसेस पर। यानी कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे या फिर डंप कर रहे थे, उनका प्राइस उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम था और इसी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा टफ प्राइस कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था और उनका जो मार्केट एज था वो भी लगातार खत्म होता जा रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया जैसी मार्केट में कस्टमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने वाले हैं या फिर यूज़ करने वाले हैं उसको कहाँ पर बनाया गया है, उसको चाइना में बनाया गया है या फिर इंडिया में बनाया गया है। उनको सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है कि इसका प्राइस कितना है। ओके, तो अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया में सस्ते चाइनीज इंपोर्ट्स आने से पहले सस्पेंशन पीवीसी का प्राइस 1,85,000 रुपीज पर टन तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही चाइना का सस्ता पीवीसी इंडिया में आने लगा तो ये प्राइस आज लगभग 80,500 रुपीज पर टन तक पहुंच चुका है। और यही सेम चीज स्टील इंडस्ट्री में भी हुई है, जहां पहले हॉट रोल्ड कोयल का प्राइस 67,000 रुपीज पर टन था, अब 46,600 रुपीज पर टन तक पहुंच चुका है। और इस प्राइस ड्रॉप का असर इंडिया की स्टील इंडस्ट्रीज पर काफी ज्यादा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील कंपनी, पिछले एक साल से इस कंपनी के शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चाइना की सस्ती पीवीसी और स्टील की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को भी अपने स्टील और पीवीसी के प्राइसेस को कम रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो पहले से कम हो चुके हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पीवीसी या स्टील सेक्टर में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मशीनरी और केमिकल्स के केस में भी है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान इन्होंने कहा था कि ये चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर 60% तक के हाई टैरिफ्स लगाएंगे और अगर ये सच में ऐसा कर देते हैं तो अमेरिका में चाइनीज इंपोर्ट्स 85% तक कम हो जाएंगे। और इसका मतलब ये होगा कि अब चाइना की वो एक्स्ट्रा आउटपुट अमेरिका में ना जाकर बल्कि दुनिया की जो बाकी बड़ी मार्केट्स हैं उनकी तरफ अपना रास्ता बनाएगी। बाय द वे, अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो चाइना इसकी शुरुआत पहले से ही कर चुका है। साल 2018 में अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुई थी और उस साल जो चाइना का टोटल ट्रेड सरप्लस था वो लगभग $350 बिलियन था, जो कि 2024 में अराउंड $992 बिलियन तक पहुंच गया। ट्रेड सरप्लस मतलब कि किसी देश के द्वारा ज्यादा प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में बेचना या एक्सपोर्ट करना और कम प्रोडक्ट्स को खरीदना या इंपोर्ट करना। तो 2018 में चाइना का अमेरिका के साथ जो ट्रेड सरप्लस था वो लगभग $323 बिलियन का था और 2024 में अराउंड $360 बिलियन। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर चाइना के साथ अमेरिका के ट्रेड सरप्लस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला तो फिर चाइना का बाकी ट्रेड सरप्लस कहाँ से आ रहा था? ये आ रहा था दुनिया की बाकी बड़ी मार्केट्स में से, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम और इंडिया। बाकी वो हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि पैंडेमिक के बाद इंडिया में चाइनीज पीवीसी का इंपोर्ट कैसे इंक्रीज हुआ है और अब लगभग 6 गुना तक बढ़ने वाला है। और इसी तरह पिछले कुछ सालों में स्टील इंपोर्ट्स भी 4 गुना बढ़ चुके हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि चाइना के सस्ते इंपोर्ट्स को या चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम कर रही है या फिर नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं।
लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए पहले आपको इन टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। जब कोई देश अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पर एक्सपोर्ट करता है, यानी कि उन प्रोडक्ट्स के रियल प्राइस से भी कम प्राइस पर, तो उस वजह से दूसरे देश के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए अनफेयर प्राइस कंपटीशन पैदा हो जाता है। और उसी अनफेयर प्राइस कंपटीशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि उनके प्राइस को इंक्रीज किया जा सके और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में। जब किसी देश की गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को सब्सिडीज देकर उनके प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियली सस्ता बना देती है और दूसरे देश में बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पर एक्सपोर्ट करती है, तो उसकी वजह से भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अनफेयर प्राइस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे केस में उन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उस देश की गवर्नमेंट की सब्सिडीज का इफेक्ट था, उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को लगाया जाता है। और सेफ गार्ड ड्यूटी तब लगाई जाती है जब किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के इंपोर्ट्स एकदम से बढ़ने शुरू हो जाएं, वो भी अनफेयरली कम प्राइस पर। तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उसको काउंटर करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटीज को लगाया जाता है। लेकिन अब ये DGTR क्या है? इसका मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये इंडियन गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है जो कि इन सब ड्यूटीज को इम्पोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या किसी प्रोडक्ट को अनफेयर प्राइस पर दूसरे देश के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर नहीं। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। दुनिया भर में इंडिया को एक प्रोटेक्शनिस्ट देश माना जाता है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर सिर्फ 2.4% है। लेकिन जब बात आती है एंटी डंपिंग मेजर्स की, तो उसमें इंडिया का शेयर 15% है। पर अगर हम थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो 1948 से 2024 तक इंडिया 514 एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर चुका है। लेकिन उनमें से सिर्फ 64 केसेस ही ऐसे हैं जिनमें इन ड्यूटीज को इम्पोज किया गया हो। तो इसलिए ट्रेड के मामले में इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट देश है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि अगर हम ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन नंबर्स के केसेस काफी ज्यादा कम है। बाकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का जो ट्रेड रेमेडियल सिस्टम है, यानी कि किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग या किसी और तरह की ड्यूटीज को इम्पोज करने वाला जो सिस्टम है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं है जितना कि वो होना चाहिए। और इसी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान पहुंचा है। चाइना के द्वारा इंडिया में भेजे जा रहे अनफेयरली लो प्राइस्ड इंपोर्ट से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या मैच कर रही है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाए गए हैं या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इंडिया में अभी तक 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए BIS नॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जा चुका है, लेकिन सभी प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। जैसे कि PVC मैन्युफैक्चरर्स पिछले 2-3 सालों से एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की डिमांड कर रहे थे और गवर्नमेंट के द्वारा उनकी डिमांड को फाइनली फरवरी 2024 में कंसिडरेशन में लिया गया और एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इशू किया गया। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि फरवरी 2024 में इशू किए गए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन को पहले दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया और अब जून 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पर इस डिलेइंग प्रोसेस के पीछे एक रीजन ये भी है कि अभी तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उतने ज्यादा फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को सर्टिफाई नहीं कर पाए हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट डिमांड के लिए सफिशिएंट हो। इसलिए कस्टमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंडिया में प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए तब तक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है जब तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सफिशिएंट नंबर में फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को सर्टिफाई ना कर दे। अब चाइना के अनफेयरली सस्ते प्रोडक्ट्स की वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमारे पास ये टूल्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इन टूल्स को यूज करने की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो है। इंडिया में किसी प्रोडक्ट की डंपिंग शुरू होने से लेकर उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज इम्पोज करने में एटलीस्ट 18 से 30 महीने लग जाते हैं, जबकि दूसरे देशों में ये पूरा प्रोसेस
9 से 12 महीने में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे जो मेन कारण है, अब उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि DGTR के द्वारा किसी प्रोडक्ट पर ड्यूटीज को इम्पोज करने से पहले एविडेंसेस के तौर पर 12 महीनों का डेटा मंगवाया जाता है और उसके बाद फिर उस डेटा को अच्छे से एनालाइज किया जाता है और पता किया जाता है कि क्या इस प्रोडक्ट की वजह से सच में डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, और तब जाकर आगे की प्रोसेस शुरू होती है। बाकी इसके अलावा वैसे तो किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट केस फाइल होने के 15 दिन अंदर अंदर ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में ही महीने लग जाते हैं। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि DGTR को 12 महीने का डेटा देने के बाद भी फिर से न्यू डेटा सेट्स देने पड़ते हैं। और ऐसा रिसेंटली हुआ भी था जब स्टील इंडस्ट्री ने वियतनाम से होने वाले इंपोर्ट्स के अगेंस्ट अप्रैल 2024 में एक एप्लीकेशन फाइल की थी जो कि दिसंबर 2023 तक के डंपिंग डेटा को कवर करती थी, लेकिन जून 2024 के एंड तक भी वो केस इनिशिएट नहीं हो पाया, जिसके बाद फिर DGTR ने मार्च 2024 तक का फ्रेश डेटा फिर से मंगवा लिया और जब उनको लेटेस्ट डेटा दिया गया तब जाकर अगस्त 2024 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो कि अभी भी चल रही है। इसलिए इंडियन डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए लोगों को या इंडस्ट्रीज को तभी एनकरेज किया जा सकता है जब उनको इस बात का भरोसा होगा कि ट्रेड की इस दुनिया में हमारी गवर्नमेंट हमें अनफेयर मार्केट कंपटीशन से बचाने के लिए हमेशा आगे रहेगी। तो फाइनली इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह लगाना ये सफिशिएंट होगा, या फिर इंडियन कस्टमर्स को सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना खरीदकर बल्कि थोड़े से महंगे लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।